बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी पंजाब की फजा जहर आलूद हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जनूबी पंजाब के तमाम शहर खतरनाक फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। फजा आलूदा होने के बाद स्मोक ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब में सबसे आलूदा शहर रहीमिया खान करार, जबकि रहीमिया खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 की खतरनाक हद को छूने लगा है। बहावलपुर में स्मोक के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 दर्जे पर पहुंच गया। मुल्तान और डेरा गाजी खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 की हद तक पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं जनूबी पंजाब भर की। तो जनूबी पंजाब इस वक्त इसकी फिजा जहर आलूद हो चुकी है। किसी किस्म का कंट्रोल नजर नहीं आता स्मोक के हवाले से। महकमा माहौलियात का अगर हम बात करते हैं जनूबी पंजाब में, तो रहीम यार खान जो ज़िला है सबसे ज़्यादा आलूदा करार पाया है और इस वक्त उसकी जो रैंकिंग है 161 दर्जा पर पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करते हैं भावलपुर, तो भावलपुर की जो रैंकिंग है 160 दर्जे पर पहुंच चुकी है। मुल्तान और डीजी खान इस वक्त 151 दर्जे पर पहुंच चुके हैं। तमाम शहरियों का यही सूरत हाल है। भावलपुर में कोई खांस रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, फिजा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का और ना ही मॉनिटर करने का। जापान की तरफ से एक गाड़ी गिफ्ट की गई थी पंजाब को कि पंजाब की फिजा को मॉनिटर करने के लिए वो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेगी, लेकिन वो लैब भी ख़राब हो चुकी है और भावलपुर के अंदर किसी किस्म का कोई यहाँ पर मीटर नहीं लगाया गया जिससे भावलपुरियों को पता चल सके कि आखिर यहाँ की फिजा कैसी है। इससे तमाम भावलपुरी इस सूरत हाल से सफ़र कर रहे हैं। तबीयत उनकी ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है, लेकिन इंसानियत की जानिब से किसी किस्म का अभी तक कोई इक़दाम यहाँ पर नहीं उठाए जा सके। ना कोई गाड़ियाँ बंद की गई हैं और ना ही कोई भट्टे बंद किए गए हैं, जबकि शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कागजात में बताया जा रहा है कि बहावलपुर समेत तमाम पंजाब को आफत ज़दा करार दे दिया गया है स्मोक के हवाले से, लेकिन इसके जो इक़दामात हैं वो क्या है यही कहीं नज़र नहीं आ रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, स्मोक है पूरे शहर के अंदर, तबीयत ख़राब हो रही है तमाम शहरियों की, क्या कहेंगे कि इंसानियत ने कोई काम किया अभी तक? जी बिल्कुल, फिजा बिल्कुल आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। अगर ऐसे चलता रहा तो जो कोरोना से ज़्यादा मौत हो रही है इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट होगा और शहरी जो खांसी और ज़ुकाम है ये बढ़ता जाएगा। खांसी और ज़ुकाम बढ़ता चला जाएगा। कोरोना तो पहले ही एक वबा है और दूसरी ये वबा आ गई है। आफत ज़्यादा तो करार दिया गया है, लेकिन किसी किस्म के जो इक़दामात हैं हमें शहर के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहे। जबकि महकमा माहौलियात का ये कहना है, जो इंटरनेशनली तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी और स्मोक का जो स्मोक का जो एक लेवल है ये बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन की, अगर 100 दर्जे से नीचे सूरत हाल हो तो एक अच्छी फिजा कंसीडर की जाती है कि इसमें सांस लिया जाता है और जो मजर सेहत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 100 से ऊपर बढ़ती है तो ये मखसूस ग्रुप के लिए सेंसिटिव होती है और उसके बाद अगर ये 150 क्रॉस करती है तो तमाम लोगों के लिए ख़तरनाक होना शुरू हो जाती है। और इस वक्त ये भावलपुरियों के साथ साथ तमाम जनूबी पंजाब के वासियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, जबकि इंसानियत की जानिब से अभी तक स्मोक के हवाले से किसी किस्म की कोई। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर औलिया में स्मोक से मुतालिक किए गए इक़दामात नाकाफी हैं। मुल्तान में स्मोक ने डेरे जमा लिए। स्मोक के बायस हद्दे निगाह 800 मीटर तक महदूद हो गई है। स्मोक की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। स्मोक के बायस गले नाक की बीमारियां फैलने का खदशा है। इस वक्त मुल्तान में स्मोक की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुहीरा तारिक और गौहर रहमान ने। सबसे पहले रुख करेंगे सुहीरा का। सुहीरा बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है स्मोक की वजह से? जी, मुल्तान शहर में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं और सुबह सवेरे जो है कल से सुबह के वक्त में स्मोक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ख़ास तौर पर आंखें जो हैं और गला वो स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आंखों में एलर्जी और खारिश की जो बीमारी है वो भी स्मोक की वजह से पैदा हो रही है। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत और जो ख़ास तौर पर दमे के मरीज़ हैं उनको इस
स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। सुबह के वक्त में स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो स्मोक कदरे कम है सुबह की निस्बत, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो भी मुतासिर हुई है। आप पीछे देख सकते हैं फ्रेम में भी और फुटेज में भी देख सकते हैं। इस वक्त मैं किले के मुकाम पर मौजूद हूँ, दमदमे के ऊपर, और ये शहर का ऊंचा तरीन मकाम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दूर से शहर का नज़ारा करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस वक्त स्मोक ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और दूर दूर तक जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही, धुंधला गई हैं स्मोक की वजह से। इस स्मोक की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम भी किए गए थे स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। जो भट्टे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले, उनको भी बंद करने के हवाले से कहा गया था, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि इंतज़ामिया के जो इक़दाम हैं वो स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से अभी तक नाकाफ़ी हैं। इंतज़ामिया नाकाम रही है स्मोक को कंट्रोल करने में, और कल स्मोक का पहला दिन था और आज जो है वो कल से थोड़ी ज़्यादा थी स्मोक, इस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई है। सुबह के वक्त में स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी। शहरी जो हैं उनको यही हिदायत की जा रही हैं कि अगर आप स्मोक से बचना चाहते हैं स्मोक तो की शिद्दत में इजाफा हुआ है, शहरियों को परेशानी का सामना है। सुहेरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं गौहर रहमान का। मुल्तान में स्मोक की लपेट में है और स्मोक के बायस मोटरवे पर भी हद निगाह कम होकर रह गई है। गौहर बताएगा, मोटरवे पर हद निगाह कम है, क्या मुश्किलात हैं शहरियों को? जी बिल्कुल वही हुआ है जिसका डर था पंजाब हुकूमत की जानिब से। इस साल जो है स्मोक को आफत करार दिया गया था और ये आफत मुल्तान में आ चुकी है, और ये वक्त से कबल ही जो असेसमेंट की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, उससे कबल ही मुल्तान में स्मोक मुकम्मल तौर पर छा चुकी है। 2 दिन से स्मोक का राज है और जो सूरज की रोशनी है वो भी स्मोक के बाइस कम हो चुकी है। मोटरवे पर हद निगाह की बात की जाए तो मोटरवे पर इस वक्त जो हद निगाह है वो शहर की निस्बत जो है ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात की जाए मुल्तान से रहीम यार खान का जो सेक्शन है, इधर भट्टा जात की बात की जाए तो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो भट्टे हैं उनकी तादाद 30 से 35 भट्टे मौजूद है और जो मुसलसल चल रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पर जो स्मोकदार है उसमें इजाफा हो गया। और हद निगाह की बात की जाए तो हद निगाह इस वक्त मोटरवे पर 800 मीटर से भी कम रह गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टा जात को बंद करने के हवाले से जो डेडलाइन दी गई है वो 7 नवंबर की दी गई है और 1 हफ्ता अभी इसमें बाकी है। लेकिन शहर ओलिया में मुल्तान के जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं जनूबी पंजाब में स्मोक इस वक्त छा चुकी है, मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी भी धुंधला चुकी है और जो मोटरवे पर सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्मोक के बायस जो हद निगाह तो कम हो ही गई है, इसके साथ साथ जो आंखों के हवाले से जो बीमारी है, एलर्जी है, उसमें भी इजाफा हो गया है। गला खराब होने के जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। महकमा मौलियात की जानिब से दूसरी जानिब कार्रवाई भी जारी है, लेकिन शहरियों का यही मुतालबा है कि महकमा मौलियात की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है 7 नवंबर से तमाम जो भट्टा जात को बंद किया जाएगा, इस डेडलाइन को वापस लिया जाए, क्योंकि स्मोक की जो असेसमेंट की गई थी उससे कबल ही स्मोक मुकम्मल तौर पर मुल्तान समेत उसके मज़ाफ़ात के इलाकों में छा चुकी है। तो तमाम भट्टा जात को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि जो स्मोक का जो खतरा है, स्मोक की जो मिकदार है उसमें कमी आ सके। और इसके साथ साथ शहरियों ने यह भी शहरियों को परेशानी का सामना है, हद निगाह कम होने से शहरियों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। गौहर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात जफर इकबाल। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, जिस तरह से स्मोक का खतरा बढ़ता जा रहा है तो शहरियों को परेशानी का सामना है, अब तक क्या कार्रवाइयां की गई हैं? ऐसा है कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जो कार्रवाइयाँ तजवीज़ की गई हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, और ऐसी सूरत हाल अभी फिलहाल मुल्तान में ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कोई स्मोक का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। तमाम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई भी जारी है। भट्टा जात 7 नवंबर से बंद हो जाएंगे। जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनमें से कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया गया है और 32 के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं। इसी तरह स्टब्बल बनने के ऊपर महकमा ज़राअत काम कर रहा है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और DC साहब ने कल मीटिंग भी ली थी जिससे एंटी स्मोक कमेटी की, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस भी असाइन कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह मुल्तान में स्मोक पे काबू पाया जाएगा। सर ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि 7 नवंबर से भट्टा जात बंद हो जाएंगे, तो जो खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? जो खिलाफ वर्जी करेंगे, जो हुकूमती आर्डर की खिलाफ वर्जी करेंगे, भट्टा जात बंद नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करवाएंगे और उसको आर्डर को
विद असिस्टेंस ऑफ पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में FIR दर्ज की जाएगी और स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत मुतहरिक। जिला डेरा गाजी खान में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ 21 इस्तगासे मुख्तलिफ थानों में जमा करवा दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत माहिर आबिद हुसैन का कहना है कि स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ 6 FIRs का इंदराज हो चुका है। मजीद हमें बताएंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। पंजाब में स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर ज़िले सतह के ऊपर कमेटियां जो है वो भी तश्कील दे दी गई थी। महकमा ज़राअत स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहा है, फसलों की बाकियात जो जला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीफ। मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, जो लोग स्मोक के बायस बन रहे हैं, जो लोग फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन जो है ना वो और जो इन्फॉर्मेशन है ना उसका शेयर होना इंतहाई ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल इदाद-ओ-शुमार है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि जो स्मोक का सबब अगर हम देखें इसको तो 40% जो है ना वो इंडस्ट्री का जो धुआं है वो इसका सबब बनता है। 40% जो गाड़ियाँ हैं इनका जो धुआं है ना इसका वो सबब बनता है। लिहाजा स्मोक जो है ये एक जो इसकी वजह बनने वाले बहुत सारे अवामिल हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। तो जो जहाँ तक फसलात का स्मोक के साथ ताल्लुक है, फसलात का 20% जो है ना इसका हिस्सा है, फसलात के जो बाकियात हैं। और जो पाकिस्तान में स्मोक का सबब बनता है इसमें जो 12% है वो इंडिया से जो स्मोक है वो जो वहाँ पे जलाते हैं वो आता है। 8% जो है ना वो हमारी जो फसलात है, ख़ासतौर पर जो चावल की फसल है इसको जलाने की वजह से जो इसका धुआं है इसकी वजह से होता है 8%। तो गवर्नमेंट जो है वो सब जो है हर लेवल पे हर जो टीयर है उस पर काम कर रही है, मतलब इंडस्ट्री के लिए और गाड़ियों के लिए। इसी तरीके से जो फसलात हैं उनके लिए महकमा ज़राअत जो है वो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुश्तरका हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ज़िला में जो चावल की फसल है वो जो मोटे चावल वाली अक़साम है वो हार्वेस्ट हो गई हैं, तो उसमें इशू आ रहे थे कि फार्मर किसी किसी जगह पे उनको जला रहे थे। इस तरीके से जो बासमती अक़साम है उनका अब जो है ना वो हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसका सिलसिला जो है ना इसके लिए पहले तो ये है कि हम काश्तकारों को हम एडवाइजरी दी महकमा ज़राअत ने कि आप इनकी बाकियात को ना जलाएं। इससे दो नुकसानात होते हैं। एक तो यह है कि स्मोक का सबब बनती हैं जो बाकियात को जलाने से जो धुआं होता है। दूसरा यह कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह के जो मुफीद जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनकी बर्निंग हो जाती है। तो हम काश्तकारों को ये एडवाइजरी दे रहे हैं, प्रोग्रामों के ज़रिए हम कह रहे हैं, और फिर साफ ज़ाहिर है कि काश्तकार के साथ हमारा ताल्लुक एक वास्ता होता है। काश्तकार फसलों की बाकियात को ना जलाएं। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह में भी स्मोक में इजाफा हो गया। माहिरीन ने कम उम्र बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए वालिदैन के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे कि स्मोक के असरात के हवाले से बात करें तो बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात हैं और बुजुर्गों के भी साथ साथ ज़ाहिरी बात है उसकी क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद नईम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, माहिर अमराज बचगान। सर फरमाइएगा कि इस मौसम में स्मोक के बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे, क्या असरात हो सकते हैं? स्मोक जो है बाई चांस ऐसे मौसम में जिसमें कोरोना भी मौजूद है और साथ सर्दी का इब्तदा है, तो डेफिनेटली स्मोक का असर एक तो फेफड़ों पे होता है, इसलिए जो है नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार इसके मामलात ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जैसे SOPs कोरोना के लिए एहतियात कर रहे हैं, मास्क का पहनना स्मोक को भी वो हिफाजत देगा। तो अपने बच्चों को मास्क की आदत डालें, ख़ास तौर पर जब बाहर निकलें। और बाकी ये है कि कोशिश करें कि ऐसे टाइम में बच्चों को बाहर ना भेजें जिसमें ये मौसम इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें नज़र आना कम हो। अगर हों तो गाड़ी के अंदर हों या ऐसी जगह पे हों जहाँ पे डायरेक्ट उनकी आंखों पे भी असरात ना हों। तो दोबारा मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो कोरोना के लिए भी बेहतर है। विटामिन ए वाली चीज़ें, खुराक, अच्छी चीज़ें उनकी ऐड करें, बाजारी चीज़ों से एहतियात करें। छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल की एज के हैं। जी जी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इम्यूनिटी बेहतर करनी और घर से फजूल में बाहर मत लेके जाए। जैसे अक्सर मोटरसाइकिल पे लेके ना बच्चों को आगे बिठा के चल पड़ते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि डेफिनेटली उसके असरात उनके पूरी बॉडी पे आएंगे। और सबसे अहम फिर वो ये कि बाहर की चीज़ें बंद करें,
خاص طور پہ یہ جو پاپڑ اور یہ چپس اور یہ چیزیں، کیونکہ یہ گلا بھی خراب کریں گی اور امیونٹی کو بھی کم کریں گی۔ کولڈ ڈرنکس بالکل بند کر دیں، یہ ویسے بھی بچوں کی کیلشیم کو باہر نکال لیتی ہیں اور بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ گھر کی اچھی چیزیں دیں اور پھل فروٹ اور باقی ڈرائی فروٹ کا اضافہ کر لیں۔ اسموک کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اطہر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور اور گرد و نواح میں اسموک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسموک بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات بہاولپور محمد رفیق نے۔ سر، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا، شہر میں اسموک کا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی کے مطابق اسموک کو کم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اس میں ہم جو زگ زیگ بھٹا کی منتقلی، ایک تو پہلا اقدام ہے ہمارا کہ جتنے بھی بھٹا جاتے ہیں ان کو زگ زیگ پہ منتقل کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہم جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کمپین روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اس میں ہم نے پچھلے ایک ماہ کے اندر تقریباً 1000 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً 279 گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں اور 1,94,000 جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو دھواں چھوڑنے والی مختلف بھٹیاں وغیرہ تھی ان کے 49 کیسز بنا کے سول کورٹ میں بھجوائے ہیں، اور جہاں پہ ان کو جرمانہ، سزائیں اور ان کی بند بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 184 بھٹا جات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ 7 تاریخ کو اسموک کے پیش نظر تمام بھٹا جات پورے ضلع بھر کے بہاولپور کے بند کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہیے گا، جیسے کہ کاشتکاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہاں، اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یونین کونسل کی سطح پہ ہم نے اے سی صاحبان اور ذمہ دار پٹواری اور محکمہ زراعت کی ٹیمیں، انہوں نے جگہ جگہ جا کے مساجد میں اعلان بھی کروائے ہیں اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاں پہ 1-2 جگہ پر اکا دکا واقعات ہوئے آگ لگانے کے، ان کے اوپر تقریباً 3 ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ بھٹا جہاز 7 نومبر کو بند کر دیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات محمد رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ لیا سے آپ کو بتائیں گے، اسموک کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک، سرکاری اراضی پر قائم کوئلہ کی بھٹیوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ اب تک 127 کوئلہ کی بھٹیاں مسمار کی جا چکی ہیں۔ مزید ہمیں بتا رہے ہیں زاہد سرفراز، زاہد بتائے گا۔ جی بالکل، ضلع لیا میں اسموک کے خاتمے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی تو ضلعی انتظامیہ کے جو تحصیل افیسران ہیں ان کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان سے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ جو ہے سلمان لون صاحب کی جانب سے ضلع بھر کے اندر مختلف جو کوئلے کی بھٹیاں قائم ہیں تو ان بھٹیوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو کوئلے کی بھٹیاں یہ سرکاری زمین پر قائم تھی، ساتھ ساتھ جو کوئلے کی بھٹیاں جو ہے عام پرائیویٹ جگہ پر چل رہے ہیں ان کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ان کو گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت تک اب تک 127 جو کوئلے کے بھٹیاں وہ گرائی بھی جا چکے اور سرکاری زمین جو بڑے پیمانے پر سرکاری زمین ہے، کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے اس کو واگزار بھی کرایا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اس سے اسموک کے حوالے سے قابو پانے میں کتنے مفید نتائج ملیں گے؟ جی، یہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جو اسموک کی ایک پرابلم تھی وہ بڑی تیزی سے پھیلی اور سردیوں کے دنوں میں دھند کے ساتھ دھواں مکس ہو کے یہ اسموک بن جاتی ہے، جو نہ صرف صحت کے لیے، پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے، دمے کے مریضوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ صحت مند لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضرر رساں اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹریفک کے حادثات کا باعث بنتی ہے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے، ظاہر سرفراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں، حکومت نے جان بچانے والی ادویات میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ اشیاء خورنوش کے بعد میڈیسن مہنگی ہونے کو اپوزیشن نے غریب عوام پر حملہ قرار دے دیا۔ مزید بات کریں گے امجد ملک سے، امجد بتائے گا۔ جی بالکل، حکومت کی اشیاء خورد و نوش کے بعد جو میڈیسن ہے ان میں بھی جو ریکارڈ توڑ ہے وہ اضافہ کیا ان کی قیمتوں میں۔ اس وقت جو 94 اہم جو میڈیسن ہے جان بچانے والی ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جن میں اگر بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی، جو دل کے امراض کے جو مریض ہیں وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ جو میڈیسن کی قیمتیں ہیں روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو میڈیسن کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو اپوزیشن اس فیصلے کو مسترد کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی صاحب موجود ہیں۔ حیدر
साहब बताइएगा, हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की पहले कीमतों में इजाफा किया बेपनाह, अब मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया है, तो इस हवाले से आप इस फैसले को किस तरह समझते हैं? ये फैसला जो है आम शहरियों के लिए, जो गरीब आवाम है, उनके लिए कितना मुतासिर करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने आते साथ जो फूड इन्फ्लेशन है वो कर की, वो आपके सामने है कि इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं। उसके बाद इन्होंने अद्वियात की कीमत में 300% इजाफा किया पहले साल, दूसरे साल इन्होंने 150% इजाफा किया, तो समझें कि 450% अद्वियात की कीमत में इन्होंने इजाफा किया। अब हुकूमत अद्वियात की कीमतों में और इजाफा करने जा रही है। इंसुलिन, डायबिटीज की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात 500% ज्यादा महंगी हो गई हैं, और महंगी होने के साथ साथ मार्केट में शॉर्ट भी हो गई हैं। मैं निश्तर के दौरे पर हूं, मुझे यहाँ बहुत सी शिकायत ऐसी मौसूल हुई हैं कि अद्वियात अंदर अस्पताल से नहीं मिल रही, लोग बाहर से अद्वियात खरीद रहे हैं और महंगे दामों खरीद रहे हैं। उसकी शिकायत के ऊपर मैं आज दौरा करने आया हूं निश्तर में। मैं देखूंगा, लोग मरीजों से पूछूंगा कि यहाँ पर इनको अद्वियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही होंगी, हम यहाँ पर धरना देंगे, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का जो अस्पताल है, जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर चलता है, वहाँ गरीब आवाम को सहूलियात भी मिलनी चाहिए और फ्री अद्वियात भी मिलनी चाहिए, जो कि पहले मिलती थी। तो जो इनका जो अद्वियात को महंगा करने का इकदाम है, इनको हम मुसरत करते हैं, बल्कि न सिर्फ मुसरत करते हैं बल्कि शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं। आप पंजाब अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं सरगोदा का, जहां पर जैदी रोड टूट फूट का शिकार होने का मामला। रोही की खबर पर एक्शन। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार जैदी रोड रिक्शा मार्केट की तामीर शुरू कर दी गई। मजीद बात करेंगे जुनेद खान से। जुनेद बताएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जैदी रोड रिक्शा मार्केट में, जिसकी सड़क जो है अरसे दराज से टूट फूट का शिकार थी। 10 साल यहाँ पर जो एमपी हैं वो उनकी रिहाइशगाह भी यहाँ पर ही है। उसके बावजूद, एमपी रहने के बावजूद, ये सड़क जो है इसकी तामीर नहीं हो सकी। जगह जगह खड्डे हैं। इस सड़क पर शादी हाल भी मौजूद है, स्कूल्स भी मौजूद हैं, पासपोर्ट ऑफिस भी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। ट्रैफिक यहाँ से जो है काफ़ी बड़ी गुजरती है, लेकिन ये सड़क तामीर नहीं हो रही थी। पिछले दिनों रोही ने ये खबर चलाई, जिस पर यह एक्शन हुआ। इसकी जो है सड़क की तामीर शुरू हो गई है। इस हवाले से यहाँ के जो मकीन है, इलाका मकीन है या दुकानदार है, वो जानते हैं कि सर इतने जनाब अली है ना, अरसे तो जनाब सड़क नहीं बनी, ਹੁਣ ਜੇ बनन लगी हैगी तो मेहरबानी कर बंद ही रहन देना चाहिए और चलना चाहिए है। सड़क बननी चाहिए है। इतने एक चीमा है मंजूर अब्बास चीमा, उन्हें 18 पिछे रकबा लिया, वो वजह नाल ये रुक रहा है। वो हर काम इतने रुकावट पाता है, कभी दुकाना करा दिता है कि 29 दुकाना करवाइया ने उन्हें, तो बगैर वो तो मिल के एसी साहब नाल मिल के या दिद नाल भी मिल के बारों बार कोई नोटिस नहीं सी जी। और ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਲਈ हुकूमत ਦੀ ਜਾਂ गवर्नमेंट कमिश्नर साहब ਦੀ जनाब अली, जिन्हों ने जनाब लिए नोटिस लैके सड़क बनाई हैगी, तो कमिश्नर साहब भी मेहरबानी करन उन्होंने। जी, जैसा कि आप रोड की तामीर शुरू कर दी गई है। जुनेद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको बताएंगे, वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात के लिए अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी का BS प्रोग्राम्स में इवनिंग क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। मजीद हमें बता रही है सुहिरा तारिक। जी, खवातीन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी की जानिब से पहली बार BS प्रोग्राम्स अब इवनिंग में भी करवाने का फैसला किया गया है। BS प्रोग्राम्स की क्लासेस अब इवनिंग में भी हुआ करेंगी। तालिबात की यूनिवर्सिटी में बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि BS प्रोग्राम अब मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में भी होंगे। पहले मरहले में 9 मज़ामीन को नामजद किया गया है कि इन मज़ामीन में तालिबात अपनी दरखास्तें और दाखिले जमा करवा सकती हैं। इवनिंग क्लासेस के लिए 9 मज़ामीन में BS मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स समेत दीगर जो मज़ामीन हैं वो शामिल हैं। 6 नवंबर तक दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं और ऑनलाइन दरखास्तें जो हैं वो जमा करवाने के लिए वेबसाइट पर फॉर्म भी मौजूद है और फॉर्म जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख जो है वो 8 नवंबर मुकर्रर की गई है। जो तालिबात यूनिवर्सिटी BS की इवनिंग क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। सुहिरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। से आपको बताएंगे, DC उमर शेर चट्टा की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारे इजलास में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DC का कहना था कि अफसरान रोजाना इंस्पेक्शन रिपोर्ट DC ऑफिस भिजवाएं
तरक्याती मंसूबों के लिए फंड, सेविंग्स और सिक्योरिटी की रकम मौजूद है। किसी किस्म की रुकावट या ताखीर नहीं होनी चाहिए। तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने चाहिए। बहावलपुर की ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर। 2 साल बाद मॉडल बाजार की अस्तर-ए-नौ तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। बिल्कुल, बहावलपुर की ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर यह है कि 1 साल पहले जो जलने वाला मॉडल बाजार था वो दोबारा जो है बनाया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। पहले मरले में अभी कितनी दुकानें बनाई जा रही हैं अब तक की क्या अपडेट है जानते हैं। बरकत साहब मौजूद है। बरकत बताइएगा, आप यहाँ पे सारा इंजीनियरिंग काम देख रहे हैं, कितनी दुकानें अब तक, इन्फॉर्मेशन क्या है जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ऑलरेडी अभी जो प्लान है ना, यहाँ पे 166 शॉप्स बननी है, फाउंडेशनें बनेगी, फाउंडेशन के बाद इनका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनेगा, ऊपर रूफिंग होगी और उसके अंदर जो है ना सारा का सारा पार्टीशन जो होगा स्टील वर्क का होगा और जो है ना 8 बाई 10 की एक शॉप बनेगी। अब जो एस्टिमेटेड यहाँ पे शॉप्स लगाए गए हैं वो 166 शॉप लगाए गए। तो ये भी इसमें बताइएगा कि कितने अरसे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। 6 मंथ इंशाल्लाह जो ड्यूरेशन है वहाँ 6 मंथ का गवर्नमेंट ने हमें दिया है, तो होपफुली ये 5 मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा प्लान है उसमें 5 मंथ में हमने सारी प्लानिंग की हुई है, तो 5 माह में इंशाल्लाह हम इसे फिनिश कर देंगे। 5 से 6 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा। अभी पहले मरले में 106 माह में मुकम्मल किया जाएगा काम। मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाली से आपको बताएंगे डीजी नादरा सरगोदा रीजन नवीद जान साहबजादा का मियांवाली का दौरा किया गया है। मजीद हमें बता रहे हैं अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए अवाम की आसानी के लिए डीजी नादरा सरगोदा रीजन नवीद जान साहबजादा की जानिब से एक एहसन इकदाम सामने आया है। रेडियो पाकिस्तान मियांवाली पर इन्होंने लाइव एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें अवाम कॉल्स के जरिए अपनी शिकायत जो है डीजी साहब के सामने रखते हैं, उनका अजाला होता है। इस हवाले से हमारे साथ डीजी साहब मौजूद है, आपसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं कि रेडियो पे जो लाइव कॉल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको कॉल्स मौसूल होती होंगी, यकीनन शिकायत भी होती होंगी, क्या समझते हैं कि इससे लोगों को फायदा पहुंचा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा लाइव कचहरी का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक इनिशिएटिव, उन्होंने तमाम सरकारी इदारों को स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको पाबंद किया, क्योंकि जो हेड्स है या रीजन के जो हेड्स है वो अपने रीजन्स में खुली कचहरियों का इनेकाद करेंगे और उसके लिए हमें उन्होंने एक ओपन एक वो दिया हुआ है कि हम रेडियो पे करना चाहें, हम टीवी पे करना चाहें या हम लाइव फेस टू फेस खुली कचहरी या टेलीफोन के जरिए करें। तो हमने एक ये इनिशिएटिव, उसके बाद हमने उसको आगे लेके चले। अब तक मियांवाली में हमारे 12 प्रोग्राम हो चुके हैं। आज हमारा 12वां प्रोग्राम था और अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम का एक हमारे ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, नादरा के ऊपर डेवलप हुआ है कि नादरा अवाम के मसाइल के हल के लिए जो कोशिशें कर रही है लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें कॉल्स आती है, अब तक एट द एवरेज हमारे पास मियांवाली से कोई 100 से 120 कॉल्स आई हैं जो कंप्लेंट्स हमने रिजॉल्व की हैं और ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा। पब्लिक को बड़ी आसानियाँ इसकी वजह से हुई हैं। जो नादरा के सिस्टम में जो हमारी कुछ खामियां, ये कुछ कमियां रह गई थी, वो भी पब्लिक से जब फेस टू फेस हमने इंटरेक्ट किया रेडियो प्रोग्राम में तो उनसे पता चला कि उनके मसाइल क्या है और उनके मसाइल के हल के लिए चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल एक सपोर्ट दी जा। लोगों की शिकायत सुनी गई हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीएचए का शाह शम्स किला कोना कासिम और आम खास बाग में फ्लावर कारपेट बनाने का ऐलान किया गया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं अली रियाज। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में पहली बार पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से फ्लावर कारपेट जो है बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुल्तान शहर के 4 और बड़े अहम पार्क जिसमें जहां में मौजूद है शाह शम्स पार्क, इसके साथ साथ किला कोना कासिम बाग पार्क और इसके साथ आम खास बाग पार्क और जिक्रिया लीनियर पार्क जो कि ईद रोड पर वाक़ है, वहां पर ये जो फ्लावर कारपेट है बनाया जाएगा। फ्लावर कारपेट क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, तमाम मेरा कहना मुझे आपको दिखा सके कि ये वो एरिया है जहाँ पर जो मुख्तलिफ फूल है वो लगाए जाएंगे। इस बार जो पीएचए की जानिब से फ्लावर कारपेट बनाया जा रहा है उसमें
मौसमी फूल मैरी गोल्ड जिसकी पहले से पनीरिया PHA की नर्सरी में लगाए गई हैं वो लगाए जाएंगे। फ्लावर कारपेट में ये होगा कि जो जगह यहाँ पर दी गई है इसमें तमाम जो खाली जगह यहाँ से जो पौधे हैं फूल हैं वो उसके लगाए जाएंगे मैरी गोल्ड के, जो कि जनवरी में मुकम्मल तौर पर खिलेंगे और ये एक इंतहाई खूबसूरत जो मंजर है वो पेश आएगा जैसे कि दीगर ममालिक में ये देखने में आता है। इसी तरह मुल्तान के शहरों को भी एक खूबसूरत मंजर दस्तयाब होगा, मुल्तान के शहरी उससे महसूस हो सकेंगे। इस सिलसिले में PHA की जानिब से तकरीबन जहां मैं मौजूद हूँ शाशम्स पार्क में 20,000 से ज्यादा जो मैरी गोल्ड के फूल हैं वो लगाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मेरे साथ यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। बताइएगा, ये मुल्तान में पहली दफ़ा ये फ्लावर कारपेट का जो आइडिया है वो उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जनवरी में जो है ये फ्लावर कारपेट हमारा पीक पे होगा और उसमें इंशाल्लाह ये जो मुल्तान के बासी हैं उनको एक फूलों की शक्ल में फ्लावर कारपेट देखने को मिलेगा। इसमें जो हमारी जो बुनियादी जो 2 चीज़ें हैं इसमें हमने तो इसकी तैयारी में जो चीज़ें हैं वो शुरू की हमने, उसके अंदर पनाह हम डालेंगे, उसकी मिट्टी को ताज़ा करेंगे, उसके बाद इसमें कलर मिक्स करेंगे, तैयारी उसकी हम अच्छी रखेंगे। उसके बाद मैरीगोल्ड की 2 अक़साम जो है, एक फ्रेंच है और एक जो अफ्रीकन है, वो 2 टाइप है उसकी, 2 कलर हैं उसके, उसको हम आपस में मतलब उसकी क्रॉस मैचिंग करके उसको फ्लावर कारपेट को हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह लोगों को बेहतरीन जो एक नज़ारा देखने को मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा फूल लगाए जाएंगे। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान के किसानों के लिए खुशखबरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं रवां साल किसानों और काश्तकारों को तेलदार अजनास कैनोला की काश्त पर बजरिया वाउचर्स 5,000 फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से, आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से तेलदार अजनास की काश्त पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी क्या दी जाएगी, इसी हवाले से जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मंसूर आलम से। सर बताएगा किस तरह की सब्सिडी होगी और इससे जो है किसानों को क्या फवायद हासिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि खाने का जो तेल है हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत है, हमारे हर खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जो पाकिस्तान में पैदावार है वो बहुत कम है, हमारी ज़रूरत से बहुत कम, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च के इसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ने अब इसकी किसानों की सहूलत के लिए कि वजह से ज़्यादा जो है कनोला काश्त करें। एक वज़ीर आला पंजाब ने 5 अरब 11 करोड़ रुपए से काश्त के फ़रोग के लिए एक मंसूबा तश्कील दिया है, जिसमें है कि जो भी किसान ये काश्त करेगा उसे 5,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी मिलेगी, और ये सब्सिडी जो है 20 एकड़ तक काश्त करने वालों के लिए है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब किसान ने बाज़ार में से बीज खरीदना है तो उसके बैग में से एक वोचर निकलेगा, वोचर में एक नंबर होगा, वो नंबर आगे स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके 80-70 रुपये उसने सेंड करना है, तो उसे 1,000 रुपया फौरी मिल जाएगा, और वो जो 4,000 रुपये बकाया है वो काश्त के बाद हमारा फील्ड असिस्टेंट जाएंगे, उसे खेत में वेरीफाई करेंगे कि वाकई इसने लगाया, फिर वो फील्ड असिस्टेंट मैसेज भेजेगा, उससे 4,000 जो है वो भी मिल जाएगा।